डिम डिम डिंकत डिम डिम डमरू पाणौ सदा यस्य वैओ फूंकू फूंकत सर्पजाल हृदयं घम घम च घंटाडवम वम वम वंकत वम वम वहनम कारुण्यम पुण्यात् परम भम भम भंकत भम भम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी। जी, क्या यहाँ से शुरुआत हो रही है? ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है। 13 अगस्त के बाद और 12 सितंबर के बीच में यूरोप भी इसका हिस्सा बनेगा और वही वो समय है जिस समय वर्ल्ड वॉर का प्रॉपर ट्रिगर बटन दबेगा। खामेनेई का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सत्ता पलट हुआ। पर आप तो कह रहे हैं कि खामेनेई मरा ही नहीं है। खामेनेई भी जिंदा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में आप कह रहे हैं कि अब यूरोप का अच्छा खासा रोल प्ले रहेगा और ये इसी साल रहेगा। 13 अगस्त के बाद यूरोप के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही होंगी। आप ही सोच के देखिए, अगर आप शांति से अपने घर में बैठी हैं और कोई बाहर से हमला करके चला जाता है तो कब तक शांत बैठेंगे? 2026 में आगे आपको कोई ऐसी विमान दुर्घटना दिखाई दी थी? 16 जून से 14 जुलाई 2026 विमान टिकटें कैंसिल करिए, विमानों को ग्राउंडेड करिए। अच्छा। और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 भी विमान टिकटें कैंसिल करिए। 44 कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी हाल फिलहाल में युद्ध में हैं जी, और ऐसे में अमेरिका की क्षति आप देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पतन भी नहीं, पतन देखता हूँ। तो अगला सुपर पावर कौन होगा? अमेरिका तो सुपर पावर है ना। सुपर पावर अखंड भारत होगा। मैं एक ऐसा अखंड भारत का कल्पना कर रहा हूँ, एक ऐसा अखंड भारत का सपना देख रहा हूँ जिसमें जितने भी जमीनें हमारे भारत से टूट के अलग हुई हैं, हमारे भारत से पाकिस्तान कट के अलग हुआ था, उसको मिलाता हुआ देखता हूँ। हमारे भारत से बांग्लादेश कटा था, उसको मिलाता हुआ देखता हूँ। भारत से अफगानिस्तान कटा था, उसको मिलाता हुआ मैं देखता हूँ। अखंड भारत ही अगला सुपर पावर बनेगा। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम में तो सर्तन से जुदा कहा जाता है, तो दो माइंडसेट ही अलग हैं, उनको जोड़ा कैसे जाए? 25 साल के बाद रिवॉल्यूशनरी चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी और अगले 25 साल यानी कि आप लेके चल सकते हैं बाय 2075 और समथिंग, सब कोई मिलके रह रहा होगा, सब कोई मिलके रह रहा होगा। 4 मई को रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। जी, बंगाल इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। जी। किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है आपको? निष्पक्ष तरीके से बात किया जाए, ममता बनर्जी की सरकार पुनः बनती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि बंगाल के अंदर का कोई पॉलिटिकल सेगमेंट हिल ही नहीं रहा है। तो 2026 में आपको भारत की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कैसी दिखाई देती है? 2026 में इकोनॉमी की अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, शेयर मार्केट क्रैश करेगा और मल्टीपल क्रैशेस हैं शेयर मार्केट। लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शंस करके आप लोगों को एक तरीके से डरा ही, मैं डराना ही कहूँगी, क्या उसके लिए कुछ रेमेडी भी है? कि विमान का अगर मैंने हादसा का प्रेडिक्शन दिया आपको तो मैंने रेमेडी भी बताई कि ये वाला मंत्र पढ़ के आप विमान पे चढ़िए। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुबीर कही सब कोई। एक और भविष्यवाणी में मैं आपके साथ करता हूँ कि वेलकम टू टाइम्स मंत्रा। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। दुनिया भर की प्रिडिक्शंस करने के बाद, जी हाँ, भविष्यवाणियाँ करने के बाद मेरे साथ आज हैं डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। डिम डिम डिंकत डिम डिम डमरू पाणौ सदा यस्य वैओ फूंफू फूंकत सर्पजाल हृदयं घम घम च घंटाडवम वम वम वंकत वम वम वहनम कारुण्यम पुण्यात् परम भम भम भंकत भम भम नयनम ध्यायेत् शिवम शंकरम। हर हर महादेव। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए भावना जी। सुमित जी, आपने इतने कम टाइम में इतना फेमस कैसे हो गए आप? देखिए, बहुत सरल है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं हिंट्स छोड़ता हूँ लोगों के बीच में। हालांकि माँ भगवती शंकर जी का तो कृपा है ही, लेकिन हिंट्स होते हैं। जैसे? जैसे इंस्टाग्राम पे मैं रात के समय कुछ स्टोरीज अपलोड करता हूँ और अगर आप मेरे फर्स्ट स्टोरी को आज वाले देखेंगी तो आपको कुछ हिंट्स शायद मिल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टोरी देखिए। हम्म इसमें क्या दिखता है आपको? यू आर वेयरिंग दैट ब्लैक अटायर हाँ, और नीचे एक ट्रायंगल है जिस पर एक आंख बनी हुई है। हाँ, सही है। ओके। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये ट्रायंगल किसका रिप्रेजेंटेशन है? आप नहीं जानते किसका रिप्रेजेंटेशन है? मैं तो जानती हूँ, पर मैं आपसे पूछ पूरी रही हूँ। दुनिया जानती है ये क्या है। अच्छा, युद्ध को लेकर के आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी। जी, क्या यहाँ से शुरुआत हो रही है? ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है। शुरू हो चुकी है? 44 कंट्रीज आर फाइटिंग समहाउ हम्म दिस वॉर और 13 अगस्त के बाद और 12 सितंबर के बीच में हम्म
यूरोप भी इसका हिस्सा बनेगा, और वही वो समय है जिस समय वर्ल्ड वॉर का प्रॉपर ट्रिगर बटन दबेगा। अच्छा। यानी कि जो चीज़ें हैं वो इनिशिएट हो चुकी हैं, हुँ, और ये एक ट्रिगर पॉइंट पकड़ने वाला है। अभी देखिए कुछ और नई-नई चीज़ें होंगी। आपके हुँ, पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मिडल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन होगा। हुँ। अभी खामेनेई का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सत्ता पलट हुआ, और बट तुरंत मैंने ये बात और कही थी कि आप देखिएगा 18 अप्रैल के बाद 16 मई से पहले एक बार और सत्ता परिवर्तन होगा मिडल ईस्ट में। बट आप तो कह रहे हैं कि खामने मरा ही नहीं है। खामेनेई अभी ज़िंदा है। मैंने बोला इंसिडेंट हुआ है। कुछ अच्छा। इंसिडेंट का मैंने बोला, उससे बट रिलेटेड अमेरिका तो घटनाक्रम। ऑलरेडी कह रहा है मर चुका है। अमेरिका की उस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी कही हैं, हुँ, जो चीज़ें बिल्कुल वेग हैं। रॉकेट्स का एग्ज़ाम्पल लीजिए ना, अभी रीयूजेबल रॉकेट्स अभी इलॉन मस्क वगैरह ट्राई कर रहे हैं कि बन जाए, और उन्होंने कैसे क्या रॉकेट बना दिया कि यहाँ से सक्सेसफुल चाँद पे आदमी पहुँचाया 1969 में, हुँ। और वापस लौटा भी लाए ज़िंदा। और जबकि इतने मिशन होते हैं मून के चारों तरफ, सही जगह लैंडिंग हो नहीं पाती। डेटा हर बार लॉस हो जाता है, हुँ। और उनका कहना है कि हम सैटेलाइट पे लैंड भी करते हैं, वहाँ से भी टेक ऑफ करते हैं, वापस अर्थ में लैंड करते हैं। क्या कोई हवाई जहाज़ या ड्रोन नहीं है, रॉकेट है। रीयूजेबल रॉकेट्स अभी तक बनाई नहीं है प्रॉपर, और वो 1969 में ये करवा चुके हैं। झूठ बोलता है अमेरिका, और खामेनेई अभी ज़िंदा हैं। जितने लोग अभी खामेनेई के सपोर्टर्स मुझे देख रहे हैं, हुँ। जिनका दिल बैठ गया है, दिल टूट गया है, उनके अंदर जो एक कहते हैं बात है, एक दुःख है, उसको वो बाहर कर सकते हैं। आपके जो लीडर हैं, उनको अभी कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ज्योतिषीय गणना कहता है। ये बड़ी प्रेडिक्शन है आपकी। बड़ी प्रेडिक्शन है, और हुँ। बड़ी प्रेडिक्शन करने के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। तो अच्छा, इस पर तो मैं बाद में आऊँगी कि इसके पीछे ट्रिक क्या है? क्योंकि गणनाएँ भी हैं और गणेश भी हैं, क्योंकि कुंडली केवल गणना पे नहीं चलती, और केवल गणेश पे भी नहीं, हुँ, गणनाएँ भी हैं। मैं गणनाओं का कुछ एक उदाहरण दे कर के आपको समझाता हूँ। हुँ, आप याद करिए जनवरी 2025 को मैंने पॉडकास्ट करा था, 6 जनवरी को। हुँ, कहा था मैंने कि 27 मार्च आने दीजिए, 29 मार्च, 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रविष्ट होंगे। शनि की दिशा होती है पश्चिम, हुँ। तो पूरब से पश्चिम में वो प्रवेश करेंगे। अच्छा। मैंने बोला था 29 मार्च को देखिएगा कि भारत के पूर्वी भाग में बहुत भयंकर भूकंप आएगा। म्यांमार में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, थाईलैंड में भी बिल्डिंग गिर जाती है। भारत के पूर्वी भाग में भूकंप आता है। हुँ। वहाँ से प्रवेश होता हुआ ये आता है भारत में। पहलगाम में इतना बड़ा हमला, अग्निकांड, और ये वहाँ आपने से होता प्रेडिक्ट किया हुआ, था? हाँ, ये सब प्रेडिक्टेड था, हुँ। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी प्रेडिक्टेड था। आज भी जनवरी के हाइलाइट्स डले हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये सारी बातें हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीच में अचानक युद्ध छिड़ेगा 29 मार्च 2025 के बाद, और वही होता है। तब देश भर के, दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें सफाया हो जाएगा, यही विश्व युद्ध हो जाएगा, पीओके वापस आ जाएगा हुँ, 2025 में। हुँ। मैं अकेला चल रहा था कि 1.5 महीने का वॉर है ये, बहुत जल्दी खत्म होगा। क्षणिक है, क्षणिक, और वही होता है। तुरंत ये वॉर खत्म हो जाता है, क्योंकि शनि ट्रांजिशन में था। कहाँ जा रहा था? पश्चिम जा रहा था। और पश्चिम के लिए क्या मैंने भविष्यवाणी करी थी उसी समय कि 2026 अब शुरू होने दीजिए, पश्चिम का ट्रांजिशन हो जाने दीजिए, अब देखिएगा पश्चिम में वॉर छिड़ेगा, और 3 जनवरी से अमेरिका में वॉर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पहले एक तो लेकिन वेनेजुएला के हाँ। ऊपर हमला होता है, और उसके बाद फिर ईरान के ऊपर हमला करके, और अपने ऊपर ही बहुत बड़ा संकट अमेरिका बुला लेता है। अमेरिका का वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होना था, और वही मैंने प्रेडिक्ट करा था। यही अमेरिका का डाउनफॉल है, अमेरिका पतन की तरफ जाएगा। जितने बार भी अमेरिका ने, आपने देखा होगा सन हुँ, 1907 में जब फेडरल रिजर्व को अमेरिका फॉर्म करना चाहता था, कितनी बड़ी जियोपॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने रखा था। जेपी मॉर्गन सीधा इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें, और वो चाहते थे कि अमेरिका का जो कैपिटलिज्म जो है कुछ लोगों के हाथ में रहे, और टाइटैनिक बनाया जाता है। टाइटैनिक में केवल जेपी मॉर्गन बचते हैं। टाइटैनिक 1912 में डूब जाता है, हुँ, और ठीक चंद दिनों में, चंद चंद सालों में हुँ, वर्ल्ड वॉर वन ट्रिगर करवाया जाता है, और अमेरिका, जिस समय कोई नहीं जानता था अमेरिका कहाँ है, कौन सा सरकार है, कौन सा सत्ता है, हुँ। अचानक से वो सुपर पावर बन के उभरता है, और फिर वापस जो बचा खुचा कमी रहा था अमेरिका के पास में सुपर पावर बनने का, वर्ल्ड वॉर टू ट्रिगर करवा के वापस सुपर पावर बनता है, और अपने आप को विश्व पटल पे रखता है, और फिर ये सारी चीज़ें WHO और UN आदि चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं। और ठीक आपने उसके बाद देखा कि अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये जो ट्रिगर किया है अमेरिका ने,
इस बार अमेरिका का पतन होना निश्चित है, क्योंकि ये वाला अमेरिका के लिए सूटेबल नहीं है। पिछले बार उनके फ़ेवर के ग्रह उनके फ़ेवर की राशियों में बैठे हुए थे। इस बार धनु राशि में, यानी कि भारत से संबंधित राशि, यानी कि जो देवगुरु का, बृहस्पति का घर है, वहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। हुँ। वहाँ शनि की नहीं चलने वाली। और ये बात का संकेत अभी हमारे जो पताका है, उसको कहते हैं पतित पावन पताका, जगन्नाथपुरी के ऊपर जो है, उसके ऊपर आग लग गई। और ठीक कुछ ही दिनों के बाद उस पतित पावन पताका के चारों ओर चील मंडरा रहा था, और ये संकेत देता है कि अब वो बाज का, वो चील का पतन होना तय है। ये वैश्विक संकट की तरफ ये संकेत दे रहा था, और हुँ। ये बहुत बड़ा घटना अमेरिका ने अपने से ट्रिगर करा है। अपने खोदे हुए जाल में अमेरिका खुद गिर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की एक अच्छी खासी भूमिका थी जी हाँ, हिटलर की जी वजह हाँ, से। जी हाँ। और उसके बाद से यूरोप एक ऐसा, मुझे लगता है, कॉन्टिनेंट है जो कि वॉर से बहुत दूर रहता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में आप कह रहे हैं कि अब यूरोप का अच्छा खासा रोल प्ले रहेगा, जी और हाँ। ये इसी साल रहेगा आप। 13 अगस्त के बाद हुँ। यूरोप के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही होंगी। आप ही सोच के देखिए, अगर आप शांति से अपने घर में बैठी हैं और कोई हुँ। बाहर से हमला करके चला जाता है, तो कब तक शांत बैठेंगे? आप लाख चाहती हैं कि वॉर में नहीं इन्वॉल्व होना है, आप लाख चाहती हैं कि मुझे लड़ना नहीं है, किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, हुँ। लेकिन फिर भी आपको अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए आपको वो कदम उठाना पड़ता है, सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ता है, अन्यथा आप मिटा दिए जाते हो दुनिया के नक्शे से। तो अगर यूरोप अमेरिका। अपने नक्शे से मिट जाता है, तो अमेरिका को सीधा फ़ायदा होगा, और यूरोप को अगर नक्शे पे बैठना है, तो हाँ। यूरोप को भी लड़ना पड़ेगा, और संगठित होके लड़ेगा यूरोप उस समय। और उस संगठन के विरोध में मिडल ईस्ट अगेन लड़ रहा होगा। वो जो यूरोप के अंदर गृह युद्ध ट्रिगर होगा, उसके बीच उसको ट्रिगर करवाने में मिडल ईस्ट का सीधा हाथ रहने वाला है। अब ये देखिए ना, आग वाला जो घटना भी घटा है हुँ। रिसेंटली, दिल्ली के अंदर 9 लोग आग में जल के मारे गए सामूहिक रूप से। और फिर इंदौर के अंदर भी एक बस के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए आग में जल करके। हुँ। आप याद करिए, आपके पॉडकास्ट में मैंने क्या कहा था? मार्च के समय से ये शुरू होगा कि 1500 लोग सामूहिक सामूहिक तौर पे आग में जल करके मारे जाएँगे 2026 में, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, भारत के अंदर। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आग के द्वारा प्ले की जा रही हैं। अग्निपंचक योग था ना, जब सूर्य ग्रहण लगा था, धनिष्ठा नक्षत्र था, हुँ। और धनिष्ठा नक्षत्र में लगा हुआ सूर्य ग्रहण, यानी मंगल के नक्षत्र में लगा हुआ सूर्य ग्रहण, जो पंचक में लगा हो, यानी 5 सूर्य ग्रहण एक साथ लगे हों, और एक ही पक्ष में लगा हुआ चंद्र ग्रहण, हुँ। इसी बात की तरफ संकेत करता है कि दुनिया की आधी आबादी को पूरा डायरेक्ट खतरा है। बहुत बड़ा क्राइसिस हर जगह दिखाई पड़ता है। एक बड़ी बात मैं आपके सामने आज कहना चाहता हूँ कि 2032 तक ये सारा जो केओस क्रिएट हुआ है, 2032 तक खींचता हुआ दिखाई पड़ता है, और जितने भी परिवार वाले लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मेक श्योर अपने-अपने घर वाले लोगों को आप सूचित कर दें। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में किसी भी प्रकार का डिजिटल मनी इन्वेस्ट करके ना रखें। कभी भी डाउनफॉल आ सकता है, जीवन भर के सारे पैसे आप गँवा सकते हैं। ये वही समय चल रहा है जो महाभारत के समय चला था, जब पांडवों ने द्रौपदी तक हार गए थे पांडव, अच्छा। जुए में। और जो भी लोग जुआ जैसा या कोई रिस्क टेकिंग बिज़नेस कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, हुँ। उनके लिए द्रौपदी हारने का योग यही है। और इस बार 2032 तक ये योग है, बहुत लंबा योग है। इस समय शेयर मार्केट से दूर रहना है। जो भी भविष्यवाणियों को सीरियसली लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, अपने परिवार वालों को सूचित करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का लोहा इस बार पूरे विश्व ने माना है। आप सोचिए, कभी इंटरनेशनल कंपनीज़ एस्ट्रोलॉजी का लोहा नहीं मानती थी, लेकिन इस बार एक खास इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी ने अपनी 4,500 विमानों को ककूनिंग करके रखवा दिया, जिसमें कम से कम 15,000 करोड़ का नुकसान होता है, ककून करवाने में। 15,000 करोड़ का आपने खर्चा आता है। प्रेडिक्शन की थी? ये हमारी भविष्यवाणी ही तो थी कि हुँ। विमानों को ग्राउंड करना पड़े तो ग्राउंड कर दो। 28 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच में हर रोज़ आपको कोई ना कोई विमान दुर्घटना जैसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वही हुआ था। 28 जनवरी को अजीत पवार जी को हमने खो दिया विमान दुर्घटना में, और 29 जनवरी को कोलंबिया के अंदर विमान हादसा होता है। उसमें मेरे फॉलोअर भी बैठने वाले थे, जिन्होंने अपनी टिकट कैंसल करी थी। आज वो बच करके थैंक यू लिखते हैं। 30 अच्छा, इस जनवरी को साल में विमान का पहिया फूटता है। 2026 की बात करते हैं। 2026 में आगे आपको कोई ऐसी विमान दुर्घटना दिखाई दी थी? 16 जून से 14 जुलाई 2026 हुँ। विमान टिकटें कैंसल करिए, विमानों को ग्राउंडेड करिए, अच्छा। और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 भी विमान टिकटें कैंसल करिए। मत ट्रैवल करिए, हर अगले दिन कोई ना कोई विमान दुर्घटना होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और एक विमान ऐसा भी हादसाग्रस्त होता हुआ दिखाई हुँ। पड़ता है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें कोई नेता बैठा होगा।
और नेता की क्षति होती हुई दिखाई पड़ती है। कोई नेता हमारे बीच में नहीं रहेगा। लेकिन सुमित जी, अब मान लीजिए लोग तो अलग-अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं जी कि हाँ। कोई ऐसी डायरेक्शन आप दे रहे हैं कि कोई ऐसा जगह आप दे रहे हैं कि भई इस देश से इस देश में आप ट्रैवल मत कीजिए। सो इसको कैसे समझा जाए कि भई कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है? देखिए, मूल रूप से विमान ट्रैवल छोड़ दीजिए ना, अगर आप अपने कहते हैं कि बट आप एक पारिवारिक लंबा स्तर पे टाइम बता रहे हैं। 1-1 महीने का टाइम है। 1-1 अच्छा। महीना विमान ट्रैवल मत करिए। हुँ, अगर फिर भी करना बहुत ज़रूरी है, हुँ, इमरजेंसी है, हुँ, पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो एकदम मत जाइए। हुँ, और अगर इमरजेंसी है, कहीं जाना, कोई ख़ास काम से जाना है, हुँ, बिना गए काम नहीं होगा। तो वैसे में चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई, विमान पे बैठ के बोलिए। और जब विमान टेक ऑफ करने वाला होगा, टेक ऑफ करते-करते बोलिएगा, मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः। इसको लिख दीजिएगा कैप्शन में, मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः। कुछ नहीं भगवान, होगा। लोग बच जाएँगे। अगर वो आप उनको याद रहता है ना, ये वाला बात उस समय याद है, तो हुँ, समझिए जो काम से जा भी रहे हैं वो भी काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर ने स्मृति में डाल दिए। कहते हैं ना, हम हमेशा जीवन में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हुँ, लेकिन अंतिम समय में आप जाएँगे वहीं जो आपके मन में अंतिम समय में चला था। हुँ, हो सकता है किसी को अपना पत्नी वियोग हो जाए, किसी को पति का वियोग हो जाए, किसी को कुत्ते का याद आ जाए, किसी को कोई जानवर का याद आ जाए। जो अंतिम समय में दिख जाता है, लोग उसी जन्म को प्राप्त कर जाते हैं। हुँ। भगवान का नाम जो अंतिम समय में ले लेते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। वो वही बात के जैसा है। आप प्राप्त वही रिज़ल्ट करेंगे जिस तरीके का भाव उस समय था। तो उस समय अगर आपके मन में भक्ति भाव है, इस चीज़ को अगर आपने इस पॉडकास्ट को सीरियसली लिया है, हुँ। थोड़ा 4-5 बार प्ले करना पड़े तो प्ले करके इसको देखिएगा। मैंने कहा है, मार्गेषु रक्षतु माम नीलकंठः। नीलकंठ भगवान शंकर हैं। मार्गेषु यानी मार्ग में, रक्षतु यानी रक्षा करिए। रक्षतु माम मतलब मैं, मेरी रक्षा करिए, मेरी। और नीलकंठः भगवान शंकर का नाम हमने लिया, नीलकंठ भगवान का नाम लिया। शिव अमोघ कवच से लिया गया ये छोटा-सा मंत्र है। इसको बस केवल विमान के उड़ते समय बोलिएगा। निश्चित आप जहाँ पहुँचिएगा वहाँ से भी काम बना के आइएगा। अच्छा, हम वॉर की बात कर रहे थे। जी। अमेरिका-ईरान के युद्ध में आपने कहा अभी 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी हाल-फिलहाल में युद्ध में हैं जी। और ऐसे में अमेरिका की क्षति आप देखते हैं, जी हाँ, बिल्कुल, पतन। पतन क्षति नहीं, देखते हैं। पतन देखता हूँ। तो अगला सुपर पावर कौन होगा? अमेरिका तो सुपर पावर है ना अभी। सुपर पावर अखंड भारत होगा। मैं एक ऐसा अखंड भारत का कल्पना कर रहा हूँ, एक हुँ, ऐसा अखंड भारत का सपना हुँ, देख रहा हूँ, जिसमें जितने भी ज़मीनें हमारे भारत से टूट के अलग हुई हैं, हुँ, हमारे भारत से पाकिस्तान कट के अलग हुआ था, उसको हुँ। मिलाता हुआ देखता हूँ। हमारे भारत से बांग्लादेश कटा था, उसको मिलाता हुआ देखता हूँ। भारत से अफ़गानिस्तान कटा था, उसको मिलाता हुआ मैं देखता हूँ। अखंड भारत ही अगला सुपर पावर बनेगा। आप तो कह रहे हैं 2032 तक शेयर मार्केट भी क्रैश कर जाएगा, अब कुछ बचेगा शेयर नहीं। मार्केट बिल्कुल ही क्रैश है, समझिए वो शेयर हाँ, मार्केट का हाल बिल्कुल चरमराया हुआ है। हाँ। और मैंने जैसा कहा कि जुए में हाथ डालेंगे तो द्रौपदी को हारने जैसा योग है, पांडव जैसे हार गए थे। हाँ, ये निश्चित तो है, सुपर कौरव पावर कैसे बनेगा फिर? सुपर पावर भारत इस प्रकार से बनेगा कि युद्ध में जो हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उसका हुँ, डायरेक्ट फ़ायदा, इनडायरेक्ट फ़ायदा भारत को होगा, इंडस्ट्रियल फ़ायदा भारत को होगा। अच्छा। लेकिन क्राइसिस भी आने वाला है। 2026 और 27 का जो समय है, इसमें फूड क्राइसिस तक आता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। हालाँकि अब देखिए, ये सुपर पावर बनने के ऊपर क्या हुँ। इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस जाएगा, या कहते हैं भौतिक ग्राउंड पे कौन से कार्ड्स कहाँ प्ले हो रहे होंगे, वो बेटर हमारे इकोनॉमिस्ट हाँ, बता मतलब सकते हैं। हाँ, बिकॉज़ सुपर पावर की डेफ़िनेशन क्या है पहले ये भी तो नहीं जैसे पता ना। अमेरिका दिखता है आज के हाँ, डेट में पूरे दुनिया पे डिक्टेट करता हुआ, हाँ, कि हम अमेरिका से पूछते हैं कि क्या हम यहाँ से तेल लें कि नहीं लें, अच्छा। तो वो सुपर पावर होता है। उस तरह नहीं का मतलब अगर कंट्रोल। क्या डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो क्या डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा? या इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी? या फिर जैसे आपने डिफेंस कहा सिस्टम हुआ नहीं, हाँ, हमारे अगर ब्रह्मोस के डिवीज़न में ही देखिएगा तो हुँ, 2019 से आप देखिए 450 करोड़ का सेटअप था, अभी 3800 करोड़ का सेटअप हो गया। हुँ, तो डिफेंस सेटअप में वृद्धि है और वृद्धि यही होती होती जाएगी अभी। भारत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि न जिस प्रकार से दो देश दुनिया में जिस प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है, हुँ, और योग जो आ रहे हैं वो भारत को शक्ति प्रदान करने वाले योग हैं। अब इसके ऊपर वही मैंने कहा कि इकोनॉमिकली क्या चीज़ें वर्क करने वाली हैं, कहाँ हुँ। कौन से पासे पलटेंगे, भौतिक जगत में क्या होगा, ये बेटर इकोनॉमिस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं। याद करिएगा एक बात, मैं थोड़ा-सा इस पे हिंट ले जाता हूँ पुराने अपने समय में। 2000 2019 में मैंने एक वीडियो डाली थी, उस समय अच्छा। 2026-27 वाला जो टेन्योर है, हुँ, उसके लिए, हुँ, कि भारत के अंदर फूड क्राइसिस आता हुआ, उस समय भोजन के लाले पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, महाअकाल जैसा कुछ दिखाई पड़ता है हुँ, और क्राइसिस दिखाई पड़ती है। क्राइसिस पे बहुत ज़्यादा मैं ज़ोर डाल रहा था उस समय, बहुत पहले 6-7 साल पहले की बात है। अच्छा। तो उस वीडियो में जब मैंने क्राइसिस पे ज़ोर डाला था, लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। फिर समय बीतता गया। अब जब मैं पिछले साल से बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, तो लोग इस बात को थोड़ा-सा अभी
उस समय तक क्लियर नहीं समझ पा रहे थे जब तक कि एलपीजी का क्राइसिस नहीं हुआ। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बंकर बना लो, अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपने घर के लिए अनाज व्यवस्था करके रख लो, 1 हुँ। साल तक का कम से कम राशन आपके परिवार के भरण-पोषण का रहना चाहिए। सोलर पैनल्स अपने घर में रख लें, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बिजली का व्यवस्था रहे, चार्जर रहे, बैटरी रहे, ये सारी चीज़ों का व्यवस्था रख लें, क्योंकि बड़ा क्राइसिस आने का संकेत है। ये एलपीजी तो बस एक शुरुआत है। मैं आपको बताऊँ कि हाँ, तो ये बातें जो मैं पहले से कह रहा था, अब ये चीज़ें जो हैं धरातल पे घट रही हैं। हुँ। तो अब इकोनॉमिस्ट इस पे अपना जो मत दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि जिस रूट से भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स, यूरिया आदि एंटर करते हैं, हुँ। वो वही ईरान वाला गेटवे है, स्ट्रेट ऑफ क्या स्ट्रेट हॉर्मुज़। ऑफ हॉर्मुज़, हाँ, तो उससे होकर के आती हैं। हाँ, अगर समय पे अभी चावल बोने का सीज़न आ रहा है, धान बोने का सीज़न आ रहा है, हाँ, समय पे फर्टिलाइजर्स नहीं पहुँचे भारत में उतनी मात्रा में, तो हुँ, भारत की फसल ऑलरेडी गिरेगी और दाम खाने-पीने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उपज हुँ, बहुत कम पड़ेगी और उपज कम होने के कारण भारत में फूड क्राइसिस होने लग जाएगा। अब इकोनॉमिस्ट अपने-अपने पॉइंट इस पे रख रहे हैं, जो कह रहे हैं धरातल पे जो चीज़ों को अब देखते हैं समीकरण होता हुआ, कौन से कार्ड्स कहाँ प्ले हो रहे हैं, वो तो इकोनॉमिस्ट बेटर बताएँगे। हुँ, हमारे ज्योतिषी मत से जो चीज़ें घटित होती हुई जैसे दिख रही हैं, जिस समय पे दिख रही हैं, हुँ, वो चीज़ें जैसे मैंने अंकित करी कि हाँ, भोजन रिलेटेड स्कार्सिटी हुँ, समस्या आता हुआ दिखता है और इकोनॉमिस्ट फिर उस पे अपना मत रखते हैं कि हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बार्ड है जिसके कारण समय पे फर्टिलाइज़र्स, यूरिया ना आने के कारण बहुत बड़ा फूड क्राइसिस भारत में आएगा और वो निश्चित है कि जिस प्रकार से शिपों को उड़ा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से जहाज़ उड़ जा रहे हैं, कार्गो शिप्स भी उड़ जा रहे हैं, हुँ। तो ये निश्चित है कि ये चीज़ें जो है भारत में समय पे सप्लाइज़ ना पहुँचना एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस को भी ट्रिगर करने वाला है। तो पावर सेकेंडरी है, इंटरनेट क्राइसिस सेकेंडरी है। हुँ, आपका एलपीजी क्राइसिस तक सेकेंडरी है, लकड़ी से भी, कोयले से भी काम चल सकता है। अच्छा। लेकिन इसका क्या करेंगे? जो फसल की क्राइसिस होगी। अभी 3 दिन पहले मैं कुछ मिनिस्टर्स के साथ में बैठा था और वहाँ पर उनसे सवाल जब किया गया था इस बारे में कि आप क्या देखते हैं एलपीजी क्राइसिस को लेकर के? हुँ, तो पता है क्या बयान आता है कि 40% जनता के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले 3 महीने तक का गैस का राशन हमारे पास है। तो 3 महीने तक का ही है और वो भी 40%। फिर जब 60% की जनता के बारे में पूछा गया, तो मैंने उनको अटकते देखा। 60% जनता का क्या? तो वो जो 40% है, मिल-मिलाता हुआ 10% मानिएगा क्योंकि नेताओं की भाषा है 40%, वो 10% है और 90% जनता का क्या? अब हालाँकि मैं अभी पब्लिकली नाम रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो एक जो भी मीटअप था कुछ पब्लिक मीटअप भी था वो, हुँ। लेकिन मैंने अपनी एनालिसिस जो आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने अटकता देखा था। तो ये क्राइसिस तो बड़ा है। अच्छा, क्राइसिस जो है वो तो ज़ाहिर-सी बात है दिख भी रहा है। हाल-फिलहाल में जो सिचुएशंस चल रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी। लेकिन आपने कहा कि भारत जैसे देश में जो बाकी विलय हुए थे बाकी देशों के, वो फिर से भारत में ही सम्मिलित होंगे। जी हाँ। पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिसमें कि हमेशा एक रंजिश चलती रहती है। पिछले साल भी बहुत कुछ हुआ, सिंदूर ऑपरेशन से लेकर पहलगाम अटैक। पाकिस्तान को लेकर के क्या लगता है आपको? पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार माँगने वाला है, यही 26 और 27 के टेन्योर में। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, हुँ। जब से भारत-पाकिस्तान अलग हुए हैं, पाकिस्तान भारत से मदद माँगेगा। और पाकिस्तान जब भारत से मदद माँगेगा, भारत मदद करेगा भी। क्योंकि कहते हैं युद्ध में भी कोई शरणागत हो जाए आपके सामने, घुटने टेक जाए, हुँ। तो वहाँ पे भले ही उसकी प्रवृत्ति डंक मारनी हो, लेकिन उस बिच्छू को हाथ में उठाने का कार्य हमेशा से भारत ने किया है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फिर से भारत के अंदर लय करेगा। लेकिन प्रवृत्ति की बात आप कर रहे हो, प्रवृत्ति तो वैसी ही है ना जो हमेशा से दुश्मनी वाली रही है। हाँ, ऐसा कब तक लगता है आपको? देखिए 25 वर्ष का समय है टेन्योर। मैंने बोला था कि 5 नॉर्मल चुनाव भारत में होने दीजिए। हुँ। उसके बाद भारत में राजतंत्र ही पुनः स्थापित होगा और ये जो राजतंत्र आएगा, हुँ। उसमें देखिएगा पाकिस्तान वापस भारत में मिल जाएगा। और अखंड कौन-कौन भारत से का निर्माण मैं देखता हूँ। और कौन-कौन से देश आपको लगता है कि भारत में कई मिलेंगे? सारे आप देखिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह भारत ही भारत आपको दिखाई देने वाला है। क्योंकि ये जो नफ़रत की दीवार है भारत और पाकिस्तान के बीच में, हुँ, वही उस बॉर्डर को मजबूत बनाए हुए है। नहीं तो ये जो ज़मीन हमारी उस पार है, सिंध के उस पार की जो हमारी जो ज़मीन है, हुँ। वो सारी ज़मीनें हमारी ही है और वहाँ के लोग भी हमारे हैं। लोग बस पॉलिटिक्स में फँस करके इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को देखेंगे तब जब आप किसी बाहर की कंट्री में जाएँगे। आपको पता है, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, एक इंटरव्यू था और काफ़ी लंबा-चौड़ा इंटरव्यू रहा है। वो हुँ। हिंदू के टॉपिक पे ही रहा है और हिंदू का प्रचार करने वाला व्यक्ति बाहर के देश में पाकिस्तानी था।
अच्छा। अभी रिसेंट में मैंने कोलैब भी डाला है। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में हुँ, हमने शूट किया था। गौ माता के ऊपर विशेष टॉपिक था वो। गौ माता के ऊपर चर्चा चल चल रहा था हुँ, कि देश दुनिया में जिस प्रकार से गौ माता की भक्ति को लेकर के लोग निंदित करते हैं भारतीयों को, हुँ, क्या गौमूत्र को पी क्यों लेते हैं, गौमूत्र से नहा क्यों लेते हैं? हुँ, तो उसके ऊपर उनका सवाल था और उसका बड़ा ही अलंकृत जवाब मैंने भी दिया था उसमें, जो जवाब काफ़ी वायरल रहा है और वो रिकॉर्डिंग किया गया है विक्टोरिया हार्बर हांगकांग में और वो भी पाकिस्तानी के द्वारा। तो एक पाकिस्तानी हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। हुँ, पाकिस्तानी के साथ कई सारे वीडियोज़ मेरे आप देखोगे, अफ़गानिस्तानियों के साथ देखोगे, तुर्कों के साथ मेरे वीडियोज़ देखोगे, कई सारे कंट्री के लोगों के साथ मेरे वीडियोज़ देखोगे, जिसमें कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो दूसरे देश के लोग हैं, ऐसा लगेगा कि हमारे ही तो लोग हैं। तो मैं भारत के अगल-बगल के जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनमें एक अलग आत्मीयता देख रहा हूँ और वो चीज़ परख में तब आती है जब मैं बाहर के देशों से उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। हुँ, देश में आने के बाद लोग पॉलिटिक्स में उलझ करके और एक-दूसरे को मारो, एक-दूसरे को भगाओ, ऐसी-ऐसी भावनाएँ लेकर के आते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर किसी को गले लगाओ और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में एक बार भेज करके देखो और देखना कि कितना बढ़िया ये दुनिया हो जाता है। अब खुद खुद में एक बात सोचने की है, हुँ। हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत, आप क्या चाहती हैं? अखंड भारत। अखंड भारत चाहती हैं, क्योंकि अखंड भारत एक बड़ा सोच है, हुँ, हिंदू राष्ट्र एक छोटा सोच है। भारत हिंदू राष्ट्र ही तो है, हमें अब अखंड भारत चाहिए। लेकिन हिंदू कितने राष्ट्र में लोग कौन-सा हिंदू मानते हैं? राष्ट्र लोग चाहते हैं कि मुसलमान विहीन हिंदू राष्ट्र चाहते हैं हुँ, कि क्रिश्चियन विहीन हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? अगर किसी की विहीनता देखने का शौक है जो डिमांड कर रहे हैं हुँ, या किसी को बेघर करने का शौक रखते हैं, तो हुँ, समझिए कहीं न कहीं से कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई राक्षस उनके अंदर विद्यमान हो रहा है। क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक पहला परिचायक होना चाहिए करुणा और दया। हुँ, और करुणा और दया अगर विहीन हो गया है, तो समझ के चलिएगा कि आगे आने वाले समय में विध्वंस ही होगा। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन सोशल साइकोलॉजी यही कहती है कि हुँ, इंसान हमेशा अपने आप को ग्रुप में बाँटते हैं। किसी को कॉफ़ी पसंद है, वो अपना ग्रुप बनाएँगे, चाय पसंद है, वो अपना ग्रुप बनाएँगे और दोनों किसी न किसी टॉपिक पे एक-दूसरे से मतभेद कर लेंगे। इसका ये अर्थ नहीं होता कि कोई एक धर्म में आ गया, कोई दूसरा धर्म में आ गया, मतभेद में एक धर्म वाले को उड़ा के हटा दो। ये हमेशा चलता रहेगा, इसको तोड़ते जाओगे, आने वाले समय में हुँ, आज के डेट में ना करोड़ों लोग हैं एक धर्म के, करोड़ों लोग हैं दूसरे धर्म के, लड़ रहे हैं तो लग रहा है कि महायुद्ध चल रहा है, एक खत्म हो जाएगा तो पूरी शांति आ जाएगी। फिर हुँ, छोटे-छोटे तकबों में लोग टूटेंगे, 3-3 5-5 लोग का भी तकबा बनेगा तो वो भी आपस में लड़ेंगे। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली जब तक पूरी इंसानियत का सफाया ना हो जाए। यही वो राक्षस है जो पूरी इंसानियत का सफाया करके रहेगी। अगर इंसानियत को बना के रखना है या फिर अगर अखंड भारत का सपना देखना है जिसमें हर तकबे के लोग आएँगे, बहुत सारे और धर्म के लोग आएँगे हुँ, इसमें, बहुत सारे और रिचुअल्स को मानने वाले लोग आएँगे क्योंकि हम सपना देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को जोड़ने का, हम सपना देख रहे हैं पाकिस्तान को भारत में जोड़ने का, हम सपना देख रहे हैं यमन को भारत में जोड़ने का, हम सपना देख रहे हैं सिंगापुर को, हम सपना देख रहे हैं मलेशिया को। इन सभी कंट्रीज़ को अगर भारत में जोड़ करके एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो हर किसी के हित के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, हर किसी को एक साथ लेके सोचना पड़ेगा। जब तक हम ये सोचेंगे कुएँ के मेंढक की तरह कि हमारे कुएँ में ये वाला मेंढक को हमें नहीं रहने देना है, इसको भगाना है तब तक वो कुआँ ही रह जाएगा। यानी भारत को जब तक हम ये सोचेंगे कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बाहर से भारत से भगा देना है, हुँ। तब तक भारत वही छोटा भारत रह जाएगा। लेकिन अखंड भारत देखना है, तो सब कम्युनिटी को एक साथ लेते हुए पूरा विस्तृत भारत बनाइए, एक नया भारत बनाइए, एक नई सोच बनाइए हुँ। और उसको लेकर के चलिए। आपने और मैं 2 उसी सोच को प्रमोट करता हूँ। हाँ, आपने 2 पर्सपेक्टिव लिए यहाँ जी पे। हाँ, एक आपने कहा कि मुस्लिम विहीन और दूसरा आपने कहा क्रिश्चियन क्रिश्चियन विहीन। विहीन। क्या मुस्लिम 2 लोगों 2 से पूछा कि क्या हाँ, कौन-सा हिंदू राष्ट्र मुस्लिम हाँ, मुस्लिम विहीन हिंदू लेकिन राष्ट्र या क्रिश्चियन विहीन हिंदू राष्ट्र? आपने उत्तम नगर केस के बारे में सुना? हाँ जी, मैंने सुना। हाँ, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? क्योंकि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये भी जी। तो हो सकता है लोग डिफेंसिव हैं अपने आप में? क्योंकि सिर्फ़ एक हिंदू हुँ, फेस्टिवल के ऊपर अगर हुँ, सामने हुँ, वाले को मार दिया जाता है, हुँ, हुँ। इससे ब्रूटल कुछ नहीं हो सकता। जी, तो ये भी तो हो सकता है ना, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में डिफेंसिव हैं। जी, दे आर नॉट इन अ अटैकिंग पोज़ीशन। जी। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो मैं ये जो संदेश दे रहा हूँ, हुँ, ये केवल किसी एक रिलिजन को नहीं दे रहा हूँ। मैं पूरी इंसानियत के लिए संदेश दे रहा हूँ हुँ, कि इंसानों का ये सोशल साइकोलॉजी होता है
कि वो छोटे-छोटे ग्रुप्स और सोसाइटीज़ बनाते हैं और हुँ, उनको लेकर के कट्टरवादी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि अगले को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। मुसलमान अगर ये चाहेंगे कि हिंदुओं को ख़त्म करें, हुँ, हिंदू अगर ये चाहेंगे कि मुसलमान को ख़त्म करें, ये जंग हमेशा चलती रहेगी और इसी से पूरी दुनिया का और इंसानियत का सफाया होगा। हुँ, हर किसी को माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ये बात को रख रहा हूँ हुँ, कि यहाँ पे मुसलमान भी गलत है, यहाँ हिंदू भी गलत है, क्रिश्चियन भी गलत है, सब यहाँ पे गलत है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि हम ही केवल कट्टर हैं और हम अगले को खत्म कर देंगे। ये वाली सोच अगर खत्म की जाएगी तभी वो अखंड भारत का सपना पूरा होगा। क्योंकि अखंड भारत बनेगा तो मुसलमानों को भी फ़ायदा है, क्रिश्चियनों को भी फ़ायदा है, हिंदुओं को भी फ़ायदा है। सब एक साथ अमन से, चैन से रह सकते हैं। अखंड भारत में रह सकते हैं। हुँ। क्योंकि बॉर्डर्स होंगी तो पॉलिटिक्स होगा, जितना पॉलिटिक्स होगा उतना लड़ाया लेकिन जाएगा और ये आम नागरिक मारे तो सुमित जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की बातें हैं? क्योंकि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम में तो सर्तन से जुदा कहा जाता है। तो 2 माइंडसेट ही अलग हैं, उनको जोड़ा कैसे जाए? मतलब अखंड भारत गलत नहीं है, लेकिन हाँ, जब 2 अलग-अलग कम्युनिटीज़ हमेशा से लड़ती आई हैं और हमेशा से माइंडसेट अलग है, तो वहाँ पे कैसे आगे का रास्ता तय होगा? और आप तो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, तो मैं जब आप बात कर रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनेगा, तो मैं इस पर भी आपसे एक प्रेडिक्शन चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्या ये माइंडसेट कभी चेंज हो सकता है लोगों का? राजा विक्रमादित्य का जब समय था, हुँ। तो अखंड भारत था कि नहीं? और उस समय क्या मल्टीपल कम्युनिटीज़ नहीं रहती थीं? या चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था, तो अखंड भारत था कि नहीं? उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत दिखाई पड़ता था, वही अखंड भारत था। हुँ, उतने बड़े भारत में कितनी कम्युनिटीज़ थीं? और हर कम्युनिटी आपस में मतभेद रखती हैं। अभी आप सिक्किम चले जाइए, तो आपको दूध के चाय में नमक डाल के पिलाया जाएगा। आप उसको पी नहीं पाएँगे। हुँ, एक कम्युनिटी उधर अलग हो गई, एक कम्युनिटी इधर अलग हो गई। हर कम्यू हमेशा मैंने कहा कि हमेशा समय के साथ कम्युनिटीज़ नई-नई भी बनती रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी की आइडियोलॉजी को लेकर के उसको खत्म किया जाए। उसकी आइडियोलॉजी में चेंजेस लाने चाहिए। मैं ये बात बताता हूँ कि पहले के समय में शैव और वैष्णव, जो शिव जी के उपासक हैं और विष्णु जी के उपासक, इतिहास में लड़ते रहे हैं। रावण साक्षात शैव और इधर जो रामायण की तरफ से साक्षात वैष्णव, रामायण में राम जी की जितनी सेना थी साक्षात वैष्णव, वैष्णव और शैव में कितना घमासान हुआ। तो जितने बात तो राक्षसों का आज आप भी कहानी वही है ना। पढ़ेंगे उसमें हाँ। शैव वैष्णव में बहुत लड़ाई हुआ है और साथ में इसके साथ में बाद में जब बुद्धिस्ट आए, तो बुद्धिस्ट शैव वैष्णव एक साथ हो गए, हुँ, हिंदू बन गए, हुँ, शैव शाक्त वैष्णव। बुद्धिस्ट लड़े, मंदिरों को तोड़ा हुँ, और ये लड़ाई हमेशा कोई ना कोई कम्युनिटी बनी और लड़ते रहे और बाद में अब समय के साथ सब शांत हो गए, सब अपने-अपने जगह सैचुरेट हो गए। हुँ। यही चीज़ इधर भी देखी जाएगी। और भी कम्युनिटी समय के साथ बनेंगी, नई-नई और रिलीजन्स उत्पन्न होने वाली हैं। अभी आप देखिएगा हर 50 साल में, हर 100 साल में कोई ना कोई एक नया रिलीजन उत्पन्न हो जाता है। अभी देखिए बाह्य धर्म करके आया और भी बहुत सारे रिलीजन उत्पन्न होंगे क्योंकि हुँ। किसी न किसी को मानना, किसी न किसी को कोई गुरु को मानना, कोई चमत्कार को मानना, कोई सुपरस्टिशन को मानना, कोई एक बात को मानना, इसको लेकर के हमेशा सोसाइटी डिवाइडेड होती रहेगी और 2 लोगों के बीच में मतभेद बना रहेगा। इस मतभेद का ये मतलब नहीं है कि आप पावरफुल हैं तो अगले को आक्रमण करके भगा दीजिए, मार के हटा दीजिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप कह हुँ, रहे हैं भई पाकिस्तान जैसा देश हाँ, भी भारत में सम्मिलित होगा। हाँ। लेकिन आज की ही ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा मार-काट हम देखते हैं। ये कब तक होगा और क्या इसके बाद की जो सिचुएशंस है वो क्या रहेंगी? थोड़ा-सा एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो जो गुरुकुल का नेटवर्क बना रहा हूँ, सुमिताचार्य गुरुकुल का, इसीलिए बना रहा हूँ। मैं ये प्रेडिक्शन की बात एजुकेशन कर रही हूँ आपकी। मैं आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हुँ, हूँ। दुबई को देखिए, दुबई के अंदर हुँ। जिस प्रकार का कैश फ्लो का नेटवर्क चल रहा है और जिस अच्छा। प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, वो अपने आप को पुराने जो देवी की उपासना करते थे पहले उधर के लोग, उस देवी को वापस से वहाँ पे जागृत किया जा रहा है। लोग उससे जुड़ रहे हैं दोबारा से, उस देवी की शक्ति से जुड़ रहे हैं। कहीं न कहीं मूर्ति पूजा से पुनः जुड़ रहे हैं। हुँ, वो जो सेगमेंट है दुबई का, यूएई का जो सेगमेंट है, वो हुँ, वापस देखिएगा कि हिंदुत्वकरण की तरफ चला जाएगा। ईरान का जो सेगमेंट है, देखिएगा कि वापस वो क्रिश्चियन कंट्री बन जाएगा। अ बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन एक कहते हैं कि अगर समय का टाइम पीरियड का बात किया जाए, हुँ, तो 25 साल के बाद रिवॉल्यूशनरी चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी और अगले 25 साल यानी हुँ। कि आप लेके चल सकते हैं बाय 2075 और समथिंग सब कोई मिल के रह रहा होगा, सब कोई मिल के रह रहा होगा। तो ये अभी नियर फ्यूचर में होने वाला नहीं है। नियर फ्यूचर 25 साल नियर फ्यूचर है, हम लोग देख के जाएँगे उस चीज़ को। अच्छा, अब भारत के अंदर की बात करते हैं। जी, इलेक्शन टाइम है। जी, ये डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। जी, 4 मई को रिजल्ट्स घोषित किए जाएँगे। जी, बंगाल इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। जी। किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है आपको? निष्पक्ष तरीके से बात किया जाए,
ममता बनर्जी की सरकार पुनः बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बंगाल के अंदर का कोई पॉलिटिकल सेगमेंट हिल ही नहीं रहा है। वहाँ ग्रहों का हुँ। बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे असर कम है। पश्चिम की तरफ सारा असर चला गया ना, तो पश्चिम में उठापटक ज़्यादा है, बंगाल में कुछ नहीं होने वाला। असम में कुछ असर नहीं होने वाला। असम में हेमंत विश्व शर्मा जी पुनः बैठ जाएँगे, जहाँ बैठे हैं। तो अच्छा। योगी जी पुनः बैठ जाएँगे, देखिएगा। अच्छा, मैं कुछ नाम लूँगी आपके सामने क्योंकि केरला में भी अभी बीजेपी बहुत हाथ पैर मार रही है। लेकिन शिवनकुट्टी एक नाम है। इन सब लोगों का क्या आपको लगता है कोई कि कुंडली नहीं देखी मैंने इनकी। मैंने इधर अभी ईस्टर्न एनालिसिस मैंने किया है, हाँ। साउथ की कुंडली नहीं देखी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोई देववाणी के आधार पे नहीं चीज़ें कहता, मैं कैलकुलेशन गणनाओं के आधार पे कहता हूँ। हुँ, और गणनाएँ, मैं जो लिस्ट निकालता हूँ गणनाओं की, हुँ, 48 भविष्यवाणियाँ, 50 भविष्यवाणियाँ हर साल की निकालता हूँ। हुँ, वो भी एक शिव मंदिर है हमारे बिहार में, सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने में हुँ, एक हुँ। शिव मंदिर है, और वो मंदिर के शंकर जी अचानक भूमिगत हो गए थे, और अच्छा। उनके पास में बहुत प्रचंड शक्ति आती है, मतलब वहाँ शक्ति है बहुत प्रचंड। वहाँ बैठ कर के जितनी भविष्यवाणियाँ निकालता हूँ डेट के साथ, सारी की सारी सही होती हैं। और बाहर में अब यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में कहेंगे कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी करूँ राज्य पक्ष की, हुँ। तो वो संभव नहीं है। या फिर मैं अपने स्थान पे जाऊँ, वहाँ से भविष्यवाणी करके आपके साथ लाइव जुड़ करके दे लूँगा। वहाँ कुछ अलग तरह की एनर्जी। हाँ, वहाँ की ही एनर्जी अलग होती है। अच्छा, ये आपने जो प्रेडिक्शन करने का तरीका बताया है हुँ, अपना हुँ। कि कैलकुलेशन तो है ही लेकिन अलग तरह की ऊर्जा जो है वो भी आपको चाहिए होती है। जी हाँ। क्या यही रीज़न है जो आप स्टोरीज़ दिखा रहे थे मुझे? अ, स्टोरीज़ कुछ हिंट होती हैं, मतलब वो आपने हुँ, पॉपुलैरिटी के ऊपर पूछा कि आप अचानक पॉपुलर कैसे हुए? हुँ। तो मैं मैंने प्रेडिक्शन के बोला ऊपर कि कुछ पूछ रही हिंट हूँ। होती है। प्रेडिक्शंस प्रेडिक्शंस बिल्कुल अलग चीज़ है। हुँ। वो प्योरली आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती? हमारे पूरे पूर्वज खड़े हैं पीछे साथ में। अच्छा, आने वाले समय में अभी आपने कहा कि क्राइसिस और ये सब तो अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इकोनॉमी की बात अगर करें तो हाँ। 2026 में आपको भारत की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कैसी दिखाई देती है? 2026 में इकोनॉमी की अगर देखा जाए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, शेयर हुँ, मार्केट क्रैश करेगा, और हुँ। मल्टीपल क्रैशेस हैं शेयर मार्केट के। रिवाइवल नहीं दिखता? रिवाइवल नहीं दिख रहा। नवंबर के बाद थोड़ा बहुत ऐसे मिल-मिलाता हुआ रिवाइवल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लोग जितना गँवाने वाले हैं इस बार, हुँ, उतना वो सातों जन्म में शायद वो रिकवर कर पाएँ। समझ के चलिएगा, अच्छा। 2032 तक गँवाएँगे, गँवाएँगे। मैंने बोला ना, द्रौपदी हारने का योग है इस बार। लेकिन लोग तो कई सारी बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं क्रूड ऑयल और ऑयल सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर या फिर गोल्ड सिल्वर कहीं पे भी आपको कुछ नहीं नज़र आता? गोल्ड, सिल्वर में फ़ायदा है। हुँ, देवताओं की बनाई हुई करेंसीज़ में अच्छा। फ़ायदा है, उसमें हुँ, इन्वेस्ट करिए, लेकिन फ़िज़िकल फ़ॉर्म में। जिसमें इन्वेस्ट करना है, फ़िज़िकल एसेट खरीद के अपने पास पकड़ के रखिए। हुँ, लॉकर में रखना है, लॉकर में रखिए, लेकिन वो लॉकर में क्या होता है कि आपके पास बैंक के लॉकर का एक्सेस तो होता है, हुँ, आपके एक्सेस में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार का दिया हुआ नोट है, जिसमें लिखा है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ। ये वाला किसी भी कंट्री में सेफ नहीं है। ईरान में देखा आपने, बड़े-बड़े मिलियनियर, बड़े-बड़े बिलियनियर आज के डेट में कटोरा लेकर के रोड पे खड़े हैं कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और उनको खाना दे करके जाएगा। इतना बड़ा क्राइसिस हुआ करेंसी कोलैप्स होने के बाद। क्योंकि सोना और चांदी जो उनका पावर था, वो लोगों ने दे दिया इंटरनेशनल गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल गवर्नमेंट में हमारा भी सोना गया, हुँ, लोगों का सोना गया कि लोगों ने अपना पैनिक होकर के जो गोल्ड और सिल्वर बेचे थे लोगों ने, हुँ, और उससे हुआ अपशगुन, और उस अपशगुन का डायरेक्ट रिज़ल्ट उनके जीवन में आने लगा। आपने देखा होगा, ये जो क्राइसिस का समय है, ये जो वॉर का समय है, इसमें लोग अब जो प्रताड़ित हो रहे हैं इतना ज़्यादा, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना पुराना से पुराना खजाना निकाल कर के सरकारों के हाथ में दे दिया। अब सरकार डिसाइड करेगी, या सरकार की व्यवस्था डिसाइड करेगी कि लोगों के साथ आगे होगा क्या? हुँ, अगर देश में क्राइसिस आ जाए, मान के चलिए, हुँ, किसी भी कंट्री में क्राइसिस आ जाती है हुँ, और वहाँ की करेंसी कोलैप्स करने लगती है, जैसे अभी पाकिस्तान की करेंसी कोलैप्स करेगी। 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान की करेंसी कोलैप्स करेगी, पाकिस्तान की अच्छा। करेंसी बिल्कुल नीचे जाएगी। अब उस समय वहाँ के लोगों के पास सोना और चांदी जिनके पास नहीं है, वो क्या करेंगे? उस क्राइसिस में भूखमरी से मरेंगे। मैंने कहा ना, दुनिया की आधी आबादी को सीधा खतरा है, डायरेक्ट खतरा है। और खतरा कैसे आएगा? यही सब क्राइसिस से आएगा। हुँ, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने एक प्रकार से उनके अंदर का गोल्ड और सिल्वर का जो रिज़र्व है, उनकी कंट्री से खींच के, उनका जो प्राण है, कंट्री से खींच के निकाल लिया, हृदय निकाल लिया। अब वो बस जो देश हैं जिनके पास गोल्ड और सिल्वर का रिज़र्व अब हुँ। कम पड़ गया है, वो देश चरमरा के गिर जाएगा।
और वही होगा अभी देखिए पाकिस्तान के साथ में ठीक इकोनॉमिकल हाँ, क्राइसिस आप बहुत कह रहे हैं भारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना बॉन्ड्स में है इन्वेस्ट नहीं करना नहीं है। करना है कोई डिजिटल एसेट में क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट हुँ, डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपके पास पहले भी पॉडकास्ट में ये बात कही थी, मार्च अप्रैल और मई का महीना अपने बैंकों से पैसे निकाल लीजिए और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करिए फिजिकल वाले में। जितने लोगों ने माना माना, लेकिन जिन्होंने नहीं माना मैं बताता हूँ हुआ क्या। अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले हुँ, लोगों के करोड़ों-करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बिग हुँ। रॉक करके कंपनी है उसमें पड़ा था, शेयर। बिग रॉक ने कैपिंग डाल दी। आपके पास चाहे 100 करोड़ क्यों ना पड़ा हो, निकाल सकते हैं आप 5 लाख के अंदर ही। फँस अच्छा। गया ना सारा पैसा। 100-100 करोड़ रुपए लोगों के फँस गए ना, कैपिंग लग गई। इस तरीके से कंट्रोल करी जाती है चीज़ों को। अब आपने सोचा कि मेरा पैसा, मेरा धन, वो धन जा कहाँ रहा है? वॉर को लड़ने में। अब वो कब रिज़ॉल्व होने वाला है कोई नहीं जानता, उनकी आगे नई पॉलिसी। और वही चीज़ इंटरनेशनल बैंकों ने अपना गढ़ बना रखा है भारत में, हुँ, इतना ट्रस्ट जीत लिया है कि लोगों ने इंटरनेशनल बैंकों में अपने सारे पैसे रखे हुए हैं। उनका सर्वर क्रैश होता है, कोई भी वॉर रिलेटेड इश्यू आती है, वो पहले अपनी कंट्री को देखेंगे कि आपकी कंट्री को देखेंगे। आरबीआई वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। हुँ। जब जब वो क्राइसिस का समय आएगा, तो वही कह रहा हूँ लोगों से मार्च, अप्रैल और मई का महीना अपने बैंकों से पैसे निकालिए और गोल्ड और सिल्वर में फिज़िकल इन्वेस्ट करके रखिए। अच्छा ये तो बात हो गई प्रेडिक्शंस की। आई एम श्योर कि आप जिस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह की एनर्जी से अपनी ऊर्जा को चैनलाइज़ करते हैं वो अपने आप में आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शंस करके आप लोगों को एक तरीके से डरा ही मैं डराना ही कहूँगी। क्या उसके लिए कुछ रेमेडी भी है? दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। बोला ना रेमेडी एक कि विमान का अगर मैंने हादसा का प्रेडिक्शन दिया आपको, तो हुँ, मैंने रेमेडी भी बताई कि ये वाला मंत्र पढ़ के आप विमान पे चढ़िए। हुँ। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहि सब कोई। और चढ़ने के बाद जब विमान टेक ऑफ करने वाला है, तो कहिए मार्गे सुरक्षितु माम नीलकंठः, कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रहे तब तो आपको समय पे। उस इसीलिए कहता हूँ कि अपने आचरण में धर्म को बैठा लीजिए। कहते हैं अपवित्रा पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। तो उतनी शुद्धि तो प्राप्त कर लीजिए, भगवान को नित्य याद करिए, यही एक सबसे बड़ी रेमेडी है। 2026 में अगर सच में आपको बचना है इस क्या एक राक्षस है, एक बड़ी नकारात्मक शक्ति है, उसका नाम है बाल, जिसका पुतला जलाया गया था ईरान में। हुँ। बाल कहीं न कहीं से नकारात्मकता से पूरी दुनिया को कंट्रोल करवा रहा है। पूरे वर्ल्ड लीडर्स उसके कंट्रोल में हैं और वही नकारात्मक चीज़ें दुनिया के हाथों से करवा रहा है। और वो बाल कहीं न कहीं आपके घर के अंदर का एक्सेस भी पाता जा रहा है। अगर उसको एक्सेस नहीं देना है, तो आपको बस ये धर्म से करना है जुड़ना कि है। धर्म से जुड़ना है, भगवान को नित्य याद करना चाहिए। मैं ना एक छोटी-सी बात आपको बता दूँ हुँ, कि एक आपके साथ मैंने प्रेडिक्शन पहले करी थी हुँ, बिहार के सीएम को लेकर के। मैंने कहा था कि नवंबर से ये बात मैं हालाँकि कह रहा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी अपनी गद्दी पे बैठ तो गए हैं, लेकिन साल भर भी अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, बीच में छोड़ देंगे 2026 के बीच में। जो आदमी 20 साल से अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा था, ऐसा क्या हुआ कि 1 साल छोड़िए 6 महीना भी सही से पूरा नहीं कर पाया। तो वो भविष्यवाणी अभी हमारी सही हुई, नीतीश कुमार जी अचानक से इस्तीफ़ा दिए। हुँ। और अगला आने वाले सीएम के लिए भी प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ करा था कि सम्राट चौधरी जी बिहार के आगामी सीएम बनेंगे और आने वाले समय में सम्राट चौधरी जी ही बिहार के आगामी सीएम बनेंगे। तो ये कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो प्रेडिक्शंस है जो मैंने आपके साथ करी। एक और भविष्यवाणी मैं आपके साथ करता हूँ कि पाकिस्तान अभी तक युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, हुँ। लेकिन 18 अप्रैल के बाद पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होगा। 16 मई से पहले 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा और यही वो पीरियड है जिस समय चाइना, रशिया, मंगोलिया वाली डिवीज़न में 2 चीज़ें होंगी। एक तो बहुत बड़ा भूकंप आएगा और उससे बहुत लोगों को खतरा है और बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होने वाला है वहाँ पे, धमाका होने वाला है। चलिए आई एम श्योर कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं आपकी कहीं न कहीं लोग सुनें और उस चीज़ पे अमल भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।